दोस्तों नमस्कार। धमतरिया के गोट में आज महिला आरक्षण, विधानसभा चुनाव सहित अन्य मुद्दों को लेकर एक डिबेट आयोजित की जा रही है। जो डिबेट पहली बार किसी चैनल में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए जिला मंत्री डॉक्टर विधिका विश्वास, कांग्रेस पार्टी का अपना पक्ष रखने के लिए जिला पंचायत सदस्य एवं सभापति कविता योगेश बाबर स्टूडियो पहुंची है। आप दोनों का स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार। नमस्कार। हम चलते हैं सीधे सवालों की ओर। पूरे देश में इन दिनों महिला आरक्षण बिल को लेकर बवाल मचा हुआ है। श्रेय लेने की राजनीति लगी हुई है। लोकसभा राज्यसभा में ये बिल पास हो चुका है। राष्ट्रपति जी ने भी सिग्नेचर कर दिया है। आने वाले समय में यह बहुत जल्द कानून के रूप में शामिल हो जाएगा। महिला आरक्षण का श्रेय किस पार्टी को मिलता है, इसका श्रेय किसको मिलता है? सबसे पहले मैं कविता योगेश बाबर कवि से निवेदन करूंगा कि अपना पक्ष रखें। धन्यवाद संजय भैया। मैं महिला आरक्षण बिल के बारे में ये बोलना चाहती हूँ कि महिला आरक्षण बिल का कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही समर्थन किया है, हमेशा इसके समर्थन में रही है। और चूंकि लोकसभा में अभी महिला आरक्षण बिल पारित किया गया है, केंद्र में बैठी मोदी सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है। महिला आरक्षण बिल जो है नारी वंदन न होके नारी क्रंदन है। आप सभी जानते हैं कि महिला आरक्षण बिल जब राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इसको पारित किया था, उस समय बीजेपी पार्टी ने इसका विरोध किया था। और चूंकि अभी लोकसभा में विशेष सत्र बुला के इसको पारित किया गया है, चूंकि पूर्व के सत्र में भी इसको पारित किया जा सकता था, परंतु उसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया था। और उसके साथ ही साथ इसको पारित जब किया गया था तो बिना किसी नियम कानून के और बिना किसी परिसीमन के सीमांकन भी नहीं हुआ है इसका, और इस बिल को पारित किया गया है। तो ये बिल महिला आरक्षण के नाम से महिलाओं की वोट की राजनीति की जा रही है, जिसका हम महिला जो है आने वाले समय में मोदी जी को सबक सिखाएंगे। महिला आरक्षण बिल को लेकर आपका पक्ष क्या है? महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यह जो बिल है, अगर सचमुच में देखा जाए तो यह भारतवर्ष के संपूर्ण नारी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और रही बात श्रेय लेने की, अगर मोदी जी वोट बैंक की राजनीति करते या श्रेय लेने की ये करते तो कभी भी इस बिल को इतने अभिमत से, इतने बहुमत से पारित नहीं किया जाता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ध्येय रहा है कि हम महिलाओं का सम्मान करें। इसके लिए उन्होंने सर्वप्रथम जो काम किया था वह उज्ज्वला योजना का बोलिए या शौचालय का बोलिए या 3 तलाक के माध्यम से, ऐसे 4-5 बड़े बड़े कार्य है जिनको मोदी जी ने किया है, और वह सिर्फ भारतवर्ष की नारियों के लिए किया है। अगर कांग्रेस के सरकार में इस बिल को लाया गया था तो 19 साल तक इनके जो सत्ता में आधिपत्य थे, उन्होंने क्या किया, क्यों नहीं पारित किया? जबकि हमसे ज्यादा उनकी वोट की संख्या थी, उनके सांसद थे, उनके एमएलए थे, फिर भी इस बिल को उन्होंने नहीं ला पाया। यहाँ पर दृढ़ इच्छा शक्ति की बात आती है। मोदी जी ने वह दृढ़ इच्छा शक्ति है जिसके माध्यम से उन्होंने नए संसद में अगर सर्वप्रथम कोई काम किया तो नारी वंदन अधिनियम बिल को पारित करके किया। और इसका जीता जागता एक उदाहरण हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, जो एक आदिवासी समाज की महिला होते हुए इस नारी शक्ति बिल को पारित किया है, अपना अनुमोदन दिया है। इससे यह जाहिर होता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए। बिल लाने से काम नहीं होता है, उसको पारित करवाने से काम होता है। चूंकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इस बिल को मंजूरी मिली है। 3 तलाक के माध्यम से अगर मोदी जी ने काम किया है तो उनको ये नहीं था कि हमारे मुस्लिम समाज की बहनें हमके वोट करेंगे कि नहीं, उनको सिर्फ महिलाओं के सशक्तिकरण का मुद्दा था उनके सामने में, इसलिए उन्होंने इस बिल को पारित किया है। महिला आरक्षण बिल, सबसे पहले महिला आरक्षण बिल को लेकर जिसने सपना देखा था तो राजीव गांधी ने देखा था। उनके कार्यकाल में सबसे पहले बिल आया था, लेकिन उस समय विरोध के चलते, आपसी राजनीति के चलते बिल पास नहीं हो पाया था। इस बात को सोनिया गांधी लोकसभा में बोला कि इसका अगर सपना देखा है, इसका श्रेय जाता है
तो राजीव गांधी को जानता है, स्वर्गीय राजीव गांधी को जानता है। इसको लेकर फिर से एक बार आपसे पूछूंगा, ये बिल अब लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है, लेकिन ये बिल अभी कानून के रूप में लागू होने के लिए इसको काफी लंबा समय तय करना है। ये क्योंकि इसके बाद चुनाव के बाद जनगणना होगी, जनगणना के बाद ये कानून के रूप में पालन होगा। अभी तत्काल में इसको लाया गया, बिल बहुत जल्दबाजी में लाके विशेष सत्र बुला के इस बिल को पास किया गया, जबकि मालूम था कि अभी कानून के रूप में काम नहीं कर सकता, नहीं होगा। उसके बाद भी हड़बड़ी में लाया गया। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? वही मैं बताना चाह रही हूँ संजय भाई कि इस बिल को विशेष सत्र बुला के जो हड़बड़ी में मोदी सरकार को पता है कि अभी बीजेपी विरोधी माहौल जो है और 2014 में जो है इनकी सरकार थी, केंद्र में भी और राज्य में भी, तो पूर्ण बहुमत के समय उस समय क्यों पारित नहीं किया गया इस बिल को? यदि वो चाहते तो उस समय उस बिल को पारित कर सकते थे, परंतु अभी इनको पता है कि माहौल इनके खिलाफ है और वोट बैंक की राजनीति करना है, इसलिए इन्होंने आनन फानन में महिला आरक्षण का इस बिल को लागू किया है। लागू मतलब इस बिल को पारित किया है, परंतु लागू होने में इसको अभी समय है, और यदि उनको लगता है तो अभी क्यों लागू नहीं करते इसको? मेरा यही कहना है कि यदि लगता है आपको तो अभी इस बिल को पारित करना चाहिए, परंतु बिना किसी नियम कानून के, बिना परिसीमन के, सीमांकन के इस बिल को कानूनी रूप में अभी इसको लागू करने में काफी समय लगेगा। तो ये एक वोट बैंक की राजनीति है, मैं ऐसा मानती हूँ। आपको लगता है कि महिला आरक्षण बिल का लाभ भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिलेगा? देखिए, मेरी बहन बार बार एक चीज को बता रही है कि वोट बैंक की राजनीति। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी अगर वोट बैंक की राजनीति करते तो भारत में जीएसटी लागू नहीं किया जाता। अगर वोट बैंक की राजनीति करते तो इतने दिनों तक 370 क्यों नहीं हटाया गया? वहां भी तो हमारे कश्मीरी पंडित या मुसलमान भाई लोग विरोध किए थे क्या? पर फिर भी हमने उस चीज को लागू किया। वोट बैंक की राजनीति हम नहीं करते। वोट बैंक की राजनीति अगर किसी ने किया है पूरे भारत को तबाह करने में और लोकतंत्र की हत्या करने में, तो इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक सभी ने किया है। उसका हम जीता जागता उदाहरण अभी भी देख सकते हैं। वोट बैंक की राजनीति अगर करनी होती तो यह आरक्षण बिल अभी नहीं लाया जाता, और सभी तरफ जहां पर मोदी जी के चर्चे हैं कि वो 2024 में भी मोदी जी ही आएंगे, इसलिए डर के कारण, भय के कारण इन लोग अनर्गल अफवाह उड़ा रहे हैं। अगर इनमें इतनी इच्छा शक्ति होती तो ये 19 साल तक यह बिल अटकी नहीं होती। अभी तो सिर्फ 9 साल ही हुए हैं ना मोदी जी को सत्ता में आए हुए। कितने बड़े बड़े चैलेंज उन्होंने लिया है जो कि वोट बैंक की राजनीति से बहुत ऊपर है, बहुत परे है। इसरो ने जो आज तक काम किया है, चंद्रयान को स्थापित करके, ये भी तो श्रेय लेने की कोशिश करते हैं कांग्रेसी की। इसका भी श्रेय नेहरू जी को जाना चाहिए था, पर 70 साल में उन्होंने चंद्रयान की स्थापना नहीं कर पाए। तो आज जब मोदी जी कर रहे हैं तो ये लोग वोट बैंक की राजनीति किस तरह करते हैं? यह तो देश को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने की राजनीति करते हैं। यह राजनीति नहीं है, यह सेवा है, और प्रधान सेवक के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और करते ही रहेंगे, और उनको जनता का समर्थन यूं ही मिलता रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, जबकि देश के नाम से शहीद हो गए। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी शुरू से ही शहीदों की पार्टी रही है। आज यदि हम स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के हमारे शहीदों ने जो बलिदान दिया है उसकी बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र रूप से सांस ले पा रहे हैं। दूसरी बात ये बोलना चाहती हूँ कि यदि महिला आरक्षण की बात इन्होंने की है तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यदि वाकई में महिलाओं का सम्मान बीजेपी पार्टी करती है, मोदी सरकार करती है, तो हम मणिपुर की ताजा उदाहरण आपको बताना चाहती हूँ कि मणिपुर में जो महिलाओं के साथ अपमान हुआ है, महिलाओं को वहाँ खुलेआम घसीटा गया था, उस समय मोदी जी कहाँ थे? उस समय बीजेपी के लोग क्यों उनके सामने नहीं आए? मोदी जी को जब बोलना था तब उन्होंने क्यों चुप्पी, मौन क्यों धारण किया हुआ था? देश की जनता चाहती थी कि उस अपमान के बदले में महिलाओं को न्याय मिले और मोदी जी संसद में आके कुछ बोले, परंतु उन्होंने जब बोलना भी शुरू किया तो वो कविता बोल रहे थे, हास परिहास कर रहे थे। यहाँ देश की बेटियां अपमानित हो रही हैं और मोदी जी संसद में मौन बैठे हैं। काफी गंभीर मामला है मणिपुर का मामला। ये सच है कि काफी लंबे समय तक मोदी जी ने इस मामले में कोई भी अपनी बात नहीं रखा। लोगों की, पूरे देशवासियों की सोच थी कि मोदी इस मामले में बोलेंगे। आखिर मोदी इस मामले में चुप क्यों थे? इस मामले में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए,
राजनीति में हर एक का अपना अपना एक क्षेत्र होता है, एक दायरा होता है। क्योंकि यह गृह निर्माण मतलब जो हमारे गृह मंत्री हैं उनके अधिकार क्षेत्र का एक मामला था, वहां पर हमारे गृह मंत्री जी ने या अमित शाह जी ने अपना बयान दिया है और हर मामले में मोदी जी ही बोले ऐसा कोई संविधान में लिखित रूप में नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी वाले बोलते हैं कि मणिपुर का मामला है तो मैं राजस्थान का मामला गिनाऊंगी, मैं छत्तीसगढ़ का मामला गिनाऊंगी, मैं पश्चिम बंगाल में सेम घटना हुई है जो मणिपुर में हुई है उस मामले को गिनाऊंगी। वहां पर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाली प्रियंका वाड्रा जी क्यों नहीं गई? अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री को आप हर जगह भेजना चाहते हैं तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, फिर वो लड़की के इस दुख भरी पीड़ा में क्यों नहीं खड़ी हुई? क्यों हमारे राहुल गांधी जी वहां पर नहीं गए? तो ऐसे सारे मामले हैं और मणिपुर का मामला कोई उसी दिन का मामला नहीं है। जैसे ही सत्र आने वाला था उसी दिन उस वीडियो को जारी करने का ये क्या है? ये तो सोची समझी एक राजनीति है ताकि मोदी जी को वहां पर छोटा दिखाया जाए, उनको कम में आका जाए। वैसे ही जैसे देश के मुद्दे को लेकर विदेशों में राहुल गांधी जी बोलते रहते हैं, अनर्गल बयानबाजी करते हैं, लोकतंत्र खतरे में है का बयान देते रहते हैं, ऐसी एक घटना है जो मणिपुर में घटित हुई है और उसके लेकर हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा पूर्ण संज्ञान में लिया जा रहा है। वहां के मामला अभी तक सुलझ भी गया है और आगे अच्छा परिणाम वहां के लिए आएगा। आपने मणिपुर के लोगों को बोला कि वहाँ की सोची समझी राजनीति रही है, लेकिन मणिपुर में सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपके हैं, उसके बाद ऐसी घटना क्या निंदनीय नहीं है? अगर आप मणिपुर के ही मामले को उठा रहे हैं तो आप राजस्थान के मामले को क्यों नहीं उठाते? वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? ऐसी घटना घटी उसकी निंदा होनी चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए कि राजनीति से परे हटके किसी भी महिला के साथ कोई भी घटना होती है उसकी निंदा होनी चाहिए नहीं होना चाहिए? नारी चाहे छत्तीसगढ़ की हो, पश्चिम बंगाल की हो, राजस्थान की हो, मणिपुर की हो, वो नारी है, वो सर्वपूजनीय है। यत्र पूज्यस्य नार्यन्तु तत्र रम्यन्ते तत्र देवताः, यही हमारी भारत की परिकल्पना है। हमारी संविधान में भी इस चीज को माना गया है कि नारी की पूजा होनी चाहिए और इसीलिए शायद जो नया संविधान भवन हमें मिला है उसमें सर्वप्रथम अगर किसी बिल को पारित किया गया है तो नारी वंदन अधिनियम बिल को पारित किया गया है ताकि हमारे भारत की नारी शक्ति आगे आए और बढ़ चढ़ के अपने नारीत्व की रक्षा के लिए, अपने नारी बहनों के रक्षा के लिए एक कदम आगे बढ़ के काम करे। आजादी के 60 साल तक कांग्रेस ने शासन किया और ऐसा नहीं कि देश में काम नहीं हुआ। ये सड़कें, पानी, जो भी काम हुआ है ये कांग्रेस शासन में हुआ है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि कांग्रेस शासन में कोई काम नहीं हुआ। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस शासन में शुरू से मैंने आपको बताया पहले भी कि आजादी आज हमको मिली है तो कांग्रेस की बदौलत मिली है। आज हम जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिस अस्पताल में हम इलाज करा रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी की ही देन है। और आज कांग्रेस पार्टी की जो बनाया है उसको मोदी जी जो है वो अपने दोस्तों अडानी अंबानी के हाथों में बेचने का काम जो मोदी जी कर रहे हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने काफी कुछ आज कांग्रेस पार्टी की ही देन है। जितनी भी हमारी पंचायतों को आज पंचायती राज अधिनियम के तहत 73वां और 74वां संशोधन करके, पहले के समय में हम देखते थे कि 5 वर्ष में इलेक्शन नहीं होता था, परंतु ये राजीव गांधी का ही सपना था कि हर 5 वर्ष में इलेक्शन हो ताकि पंचायतों को भी अधिकार मिले। क्योंकि कुछ सांसद और कुछ विधायक जो अधिकार संपन्न थे और करोड़ों जनता थी, उन जनता का प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे, ये सोच के उन्होंने पंचायती राज अधिनियम लागू करवाया था और उनका सपना था। और आगे चल के इसको 73वां संशोधन के रूप में देश की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने इसको वो कराया और उसकी वजह से आज हम हर 5 वर्ष में पंचायतों को इतना सशक्त अधिकार मिला है कि आज आप देख रहे हैं कि पंच सरपंच जो है गांव में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत जरूरतें हैं, उन जरूरतों को वो पूरा कर रहे हैं। तो ये पंचायती राज का सपना स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है। और ऐसा देखा जाता है कि भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जहाँ भाजपा की सरकार है वहां कोई घटना घटती तो कांग्रेसी उस मामले को उठाते हैं, जहाँ कांग्रेस सरकार है वहाँ भाजपा उठाते हैं, लेकिन जिनके राज्यों में घटना घटती है उसको लेके कोई बात करने को तैयार नहीं होता। आप दोनों महिलाएं हैं, इसको लेके मैं ऐसा मानता हूँ कि दोनों को या राजनीतिक दल को एक मंच में आना चाहिए, उसकी निंदा होनी चाहिए। इसको लेकर आप लोग क्या कहते हैं?
ये अन्याय तो अन्याय है, उसके समर्थन में बोलना मुझे लगता है गलत है। अगर विरोध करना है तो प्रतिपक्ष का काम ही होता है किसी गलत पे बात करना, उसको मुद्दे को उठाना, सभी संसद तक लेकर जाना, चाहे वो कहीं का मामला हो, नारी के लिए हो या लड़कियों के लिए हो या भाइयों के लिए हो। तो अन्याय का विरोध करना हमारा एक नैतिक कर्तव्य होता है। इसको लेके महिलाओं के साथ अत्याचार कहीं भी हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे मिजोरम में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे कहीं भी हो, इसको लेके सामूहिक रूप से इसका निंदा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए भैया। हम एक तरफ तो बोलते हैं कि नारी पूजनी है, नारी वंदनी है, और यदि पूजनी है, वंदनी है, तो कोई भी पार्टी का यदि उनके साथ गलत हो रहा है तो उसका एक खुले मंच में बिल्कुल उसका अपने को चर्चा उसके बाद उसके लिए होनी चाहिए। आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण बिल का लाभ क्या भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? महिलाओं का वोट का रुझान भाजपा को होगा? अगर मोदी जी ने यह कदम उठाया है नारियों को एक सम्मान देने का, तो मुझे लगता है मेरी पार्टी के द्वारा इसकी शुरुआत, हमारे लोकसभा और विधानसभा दोनों से इसकी शुरुआत हो जाएगी। भले इसको मंजूरी मिलने में या नियम बनने में थोड़ा सा वक्त जरूर लग सकता है, पर उसका क्रियान्वयन अभी से ही चालू हो जाएगा, ऐसा मुझे एक विश्वास है हमारे मोदी जी के ऊपर, क्योंकि वो सदा से नारियों के लिए बहुत अच्छा काम करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर जब छत्तीसगढ़ में सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह की, तो जब कांग्रेसी बोलते हैं कि हम 70 साल से काम कर रहे हैं भारत में, तो एक निर्मला घाट जैसी सुविधा हमारी जो गांव की बहनें हैं खुले में स्नान करती थी, आप सोचिए क्या स्थिति रहती होगी। निर्मला घाट जैसा योजना उन्होंने दिया। इतने सालों से अपनी सत्ता में रहने के बावजूद शौचालय का निर्माण नहीं कर पाए कांग्रेसी। हमारी गांव की बहनें हो या शहर में भी हम देखते थे कि खुले में शौच जाने के लिए वो बाध्य थे। अगर उसकी अस्मिता का अगर किन्हीं ने चिंता किया तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी है। हम देखते हैं कहीं भी कूड़ा फेंक देते थे, अगर उसने हमारी चेतना जगी है तो नरेंद्र भाई मोदी जी के कारण है कि हम कहीं भी अब छोटा सा कागज का टुकड़ा भी नहीं डालते। ऐसी छोटे छोटे समस्याओं को लेकर उन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि आज विश्व पटल पर उनका नाम होने लगा है। तो काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, उसको करने का जो ध्येय है, उसको करने की जो निष्ठा है वो होनी चाहिए, और वो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी किए हैं। और मुझे लगता है कि अभी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जयंत जी हमें आरक्षण जरूर मिलेगा, पूर्णतः नहीं पर शुरुआत तो होगा ही। आप देख सकते हैं इस चीज को। महिला आरक्षण का लाभ क्या कांग्रेस पार्टी को मिले? क्योंकि सबसे पहले इस बिल को कांग्रेस पार्टी ने लाया था, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय इस बिल को लाया गया था। क्या इसका आरक्षण का जो बिल पेश हुआ है उसका लाभ महिलाओं का वोट कांग्रेस को मिलेगा इस चुनाव में, आपको लगता है लोकसभा विधानसभा में? चूंकि छत्तीसगढ़ में अभी भूपेश बघेल जी की सरकार है और वो सर्वहारा वर्ग के लिए काम कर रहे थे, और जहां तक महिला आरक्षण बिल का बात है तो महिला आरक्षण जो है कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले उन्होंने ही इस बिल को पारित किया था, क्योंकि उसमें विरोध की वजह से वो पारित नहीं हो सका। पर देश की जो जनता है वो भली भांति इस बात से परिचित है, भली भांति जानती है और समझती है कि इस बिल को अभी क्यों लाया गया। मतलब इसका लाभ भाजपा को नहीं मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा, सब अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी 15 साल छत्तीसगढ़ में शासन करी, उसके बाद छत्तीसगढ़ की जनता ने उनका क्या हसरत किया जग जाहिर है। वापस चुनाव होना है इस बार छत्तीसगढ़ में भी, वर्तमान में भूपेश बघेल की सरकार है। क्या भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता हासिल कर पाएगी, आपको लगता है छत्तीसगढ़ में? हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का एक नियम होता है, और जब लगातार आप 3 साल 4 साल सत्ता में रहते हैं तो थोड़ा सा जनता के भीतर एक परिवर्तन की ललक होती है। ये तो रही एक बात। और दूसरी बात ये है कि इनका जो एजेंडा है वो इतना ढकोसला, इतना झूठा वादा पूर्ण होता है कि वहां पर हम भारतीय जनता पार्टी वाले हार मान जाते हैं, क्योंकि हम झूठे वादे नहीं कर सकते। हम जो वादा करते हैं वो पूर्ण करते हैं। इनका कौन सा वादा ऐसा पूर्ण हुआ है? अगर जनता जागरूक नहीं हुई तो इस बार भी ऐसे ही झूठे वादे आएंगे, और मुझे नहीं लगता कि इस बार झूठे वादों में हमारी जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो फंसने वाली है। वो समझ चुकी है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। भूपेश बघेल को अच्छी तरीके से पहचान गए हैं। महिलाएं आज जहां भी जाइए शराबबंदी के मामले में इतना उग्र हो चुकी हैं
कि इस सरकार को तो उखाड़ के फेंकने के लिए वो कमर कस चुकी है। तो छत्तीसगढ़ में मुझे नहीं लगता कि इनकी जो सरकार है वो रिपीट होगी, क्योंकि एक बार उन्होंने देख लिया है उन्होंने कौन सा वादा पूरा है। बेरोजगार लोग आज सड़कों में घूम रहे हैं। जब हम मणिपुर की बात औरतों के लिए करते हैं, महिलाओं के लिए करते हैं, तो हमारे युवा भाई क्यों छत्तीसगढ़ के राजधानी में नग्न अवस्था में घूमे थे? बेरोजगारों को इन्होंने जो रोजगार देने का वादा किया था, कहाँ गया इनका वादा? क्यों नग्न होकर घूमने के लिए विवश हो रहे हैं हमारे युवा भाई? क्यों पीएससी के घोटाले जैसे यहाँ पर घोटाले हो रहे हैं, उस पे क्यों हमारे कांग्रेसी बात नहीं करते? मणिपुर में जाते हैं तो मणिपुर की मुद्दा एक अलग मुद्दा है, वहाँ दो जाति आपस में लड़ रहे हैं, उस मुद्दे को किसी भी मुद्दे से जोड़ना गलत है। वो छत्तीसगढ़ की बात करें और छत्तीसगढ़ में हम पुनः अपनी भाजपा की सरकार आएगी, कमल का परचम यहाँ लहराएगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। उनका दावा है कि इस बार पुनः प्रदेश में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है कि भूपेश सरकार का 5 साल का कार्य पूरा होने जा रहा है? बहुत सारी योजनाएं छत्तीसगढ़ में चल रही है, इनका कहना है कि विकास के नाम पे कोई काम नहीं हुआ। आप क्या कहना चाहते हैं, इनके जवाब क्या देना चाहते हैं पूरे मामले को लेकर? भूपेश सरकार जब से सत्ता में बैठी है उन्होंने 36 वादे किए थे, उसमें से 33 वादे उन्होंने पूरे कर लिए। सत्ता में बैठने के बाद सबसे पहले 2 घंटा के अंदर उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा मॉडल बन गया है जिसको आज दूसरा प्रदेश उस मॉडल को अपने देश में, अपने राज्य में उस मॉडल को लागू करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल को आज छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की गोबर की खरीदी हो रही है। पहला प्रदेश है छत्तीसगढ़ में, पहला प्रदेश ऐसा है जिसमें धान का इतना अधिक मूल्य में, समर्थन मूल्य में खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सर्वहारा वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। आदिवासी भाइयों को पट्टा वितरण किए हैं। आप देख रहे हैं कि पूर्व में जो अपने रमन सिंह की सरकार थी, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए उनकी जमीन को, आदिवासियों की जमीन को दे दिए थे, जिसको आज वापस दिलाने का काम यदि किसी ने किया है तो भूपेश सरकार ने किया है। तो आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, युवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, सभी वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने राम वन गमन पथ की उन्होंने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है, कृष्ण कुंज बनाया है, माता कौशल्या का मंदिर उन्होंने बनाया है। तो निश्चित ही देश की जनता सब देख रही है, समझ रही है। छत्तीसगढ़ में जो आज खुशहाली है, जो समृद्धि है, वो सम्मानीय भूपेश बघेल की वजह से है। तो हम पूरे विश्वास के साथ बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि इस बार 75 पार, तो क्या इस बार 75 पार का यह नारा अब फलीभूत हो पाएगा आपके हिसाब से? बिल्कुल हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी 21 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। 21 उम्मीदवारों की घोषणा में भी काफी असंतोष देखने को आ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की नैया आप कैसे आसानी से पार हो पाएगी? क्योंकि अभी तक का जो मामला आ रहा है उसमें जो भी सर्वे आ रहा है, हर सर्वे में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी काफी पीछे है सरकार बनने में, जो भी सर्वे आ रहे हैं, इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? जो 21 हमारे अभी तक विधानसभा कैंडिडेट घोषित किए जा चुके हैं, वो ऐसे जगहों पे किए गए हैं जहां पर हम माइनस हुए थे पिछली बार। तो उनको इसलिए पहले से टिकट देकर के एक मौका दिया गया है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में शुरू से लग जाइए और अपना एक दायरा को बढ़ाइए। और रही बात सर्वे की, तो सर्वे का रिपोर्ट आप खुद जानते हैं कि हर बार सही नहीं बैठता, कभी पलट के भी आता है। सर्वे में पिछली बार इतने माइनस होंगे ये भी नहीं बताया गया था, और इस बार इतना प्लस में जाएगी कांग्रेस, ये भी गलत साबित करके दिखाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है बहुत ही कर्मठ है और ग्राउंड लेवल पर जाकर हम काम करते हैं, एकदम धरातल पर जाकर। उन्होंने जो वादे किए हैं, और बोलना है कि छत्तीसगढ़ में एक बात चलती, कक्का है तो भरोसा है, तो क्या कक्का का भरोसा इस बार वापस जनता कक्का का भरोसा करेगी? बिल्कुल 101% बिल्कुल करेगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कितनी समय निकाला। अगली बार नए मेहमानों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।